We are going to start the renewable energy technology course lecture series, and the next lecture is tidal energy number 2. So, energy potential estimation for our tidal power project. तो जो पोटेंशियल है एनर्जी एस्टिमेशन का, तो किसी भी जो टाइडल पावर प्रोजेक्ट है उसको हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं. So in the tidal power scheme, a barrage is used to create the water head. Just like this area is a barrage. तो ओशन के अंदर एक एरिया बना लिया जाता है जिसको बैराज कहते हैं. कंसिडरिंग द वेरिएशन ऑफ टाइडल हाइट इन द बेसन. अच्छा, बेसन ये वो साइड होता है कि जो दूसरी साइड होती है इसकी जनरेटर की, और जिसको हम कह लें कि ये वो एरिया होता है कि जहाँ पर हमारा जो वाटर है वो जो है जाएगा और जाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी साथ में जनरेट करेगा. तो कंसिडर ए बेसिन ऑफ सरफेस एरिया ए इन मीटर स्क्वायर एट द मैक्सिमम बेसिन लेवल. हम ये कह रहे हैं कि एक सरफेस एरिया है मैक्सिमम बेसिन लेवल तक, जिसको ए कह रहे हैं. लेट आर बी द रेंज ऑफ द टाइड, और ये जो आर है ये जो टाइड होगी ये इसकी रेंज होगी. एंड वी द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर फ्रॉम द लो लेवल टू द हाई लेवल टाइड एज शोन. हम देख सकते हैं कि जो V है वो वॉल्यूम होगा वाटर स्टोर फ्रॉम लो लेवल टू दी हाई लेवल. उसके बाद द वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेन इन एन एलिमेंटल स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dz. हम एक बात कर रहे हैं कि एलिमेंटल स्ट्रिप है, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो होगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, जिसको हम dz कह रहे हैं. एट अ सरफेस एरिया ऑफ AC, this one, ठीक है, at a depth of Z, this is a depth above the low tide in the basin. तो बेसन के अंदर जो है वो लो टाइड होंगी स्टार्ट में, और उसको हम कह रहे हैं AZ DZ. नेक्स्ट, assume that the basin is empty. हम ये assume कर रहे हैं कि बेसिन जो है वो empty है with its water level at Z is equal to 0. ये जो वाटर लेवल है वो अभी Z 0 पे है. एंड द ओशन इज एट हाई टाइड. तो ओशन जो है वो फुल हाई टाइड पे है. दैट इज जी इज इक्वल टू आर. तो ये जो जी है, ये जो इसका लेवल है वो आर है, मतलब फुल लेवल पे है. So by instantaneously filling the basin, the energy potential available is EF. तो जो instantaneously जो filling होगी बेसन के अंदर from this ocean या barrage area to this basin area, तो एनर्जी पोटेंशियल जो है वो EF होगी, और उसको हम कह सकते हैं कि E of F is equal to rho G इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम दिस जीरो टू दिस R, ठीक है, और जी ए जी डी जी, क्योंकि हम यहाँ जी और ये ए जी डी. अब नेक्स्ट इसको फर्दर एलेबोरेट करते हैं चीजों को. So the equation provides energy conversion from a single basin type with single effect, that is either filling the basin or emptying the basin. अच्छा, तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास जो हमने कंप्यूट की है ई ऑफ एफ की, इसके अंदर ये जो एनर्जी कन्वर्जन है ये सिंगल बेसिन टाइप है. इसके अंदर या तो सिंगल इफेक्ट होगा, या तो फिलिंग होगा बेसिन, या एम्प्टिंग होगा बेसिन. अच्छा, इसके अलावा टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल है जिसमें डुअल बेसिन भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी. तो अगर हम इस फार्मूले की बात करें तो इस फार्मूले के अंदर जो रो है वो सी वाटर डेंसिटी है इन किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, जो कि है 1025 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो कि 9.87 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अच्छा, फॉर द पर्टिकुलर केस वेयर ए जी इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ जी, तो हम ये कह सकते हैं कि इस फार्मूले को हम कन्वर्ज करेंगे ई ऑफ एफ इज इक्वल टू ए जी रो जी, और फ्रॉम जी इज इक्वल टू फ्रॉम जीरो टू आर जी डी जी. तो आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस फार्मूला we will get the final E of F into A rho G R square upon 2. अच्छा, एवरेज पावर P is equal to W upon time in seconds, जिसको हम कह सकते हैं कि ये एज इट इज दिस फार्मूला A rho G R square upon 2 मल्टीप्लाई बाई दिस 20 to 350, जिसको हम कह रहे हैं कि ये वो ड्यूरेशन है
दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम फॉर सिंगल इफेक्ट इज 6 आवर्स एंड 12.5 मिनट्स, जो कि कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्जन जो है वो कन्वर्ट होगी इन सेकेंड्स 22,350, जो कि हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो उसके बाद P अपॉन ए इज इक्वल टू 1/44,700 मल्टीप्लाई बाई 1025 मल्टीप्लाई बाई 9.8। इसका जो फर्दर सोल्यूशन है वो भी अभी देखते हैं। तो द एवरेज थ्योरेटिकल पावर P जनरेटेड बाय द वाटर इज W इन वॉट्स ड्यूरिंग ए सेमी ड्यूरल टाइड ऑफ 6 आवर्स एंड 12.5 मिनट्स, जो कि 22,350 है। तो एवरेज पावर फाइनलाइज क्या बनेगी हमारे पास? तो एवरेज पावर जनरेटेड ड्यूरिंग वन फिलिंग और एम्प्टिंग प्रोसेस इज इक्वल टू P ऑफ F इज इक्वल टू 225 AR स्क्वायर किलोवाट, और A जो है is the area of the basin in meter square. A is the area of the basin in meter square and R is the range of the tide in meter. So the average power generated is calculated based on average operating head of R upon 2, which is available only for a limited period under a single basin emptying operation. जब उसको खत्म कर रहे हो, मतलब उसको एम्प्टी कर रहे हो, तो उस टाइम पर एवरेज ऑपरेटिंग हेड के साथ 1/2 की जो पावर है, सॉरी R/2 की जो पावर है, एवरेज पावर जनरेट होगी, जो कि अवेलेबल होगी। देयर आर फ्रिक्शन लॉसेस, कन्वर्जन एफिशिएंसीज ऑफ टरबाइन एंड जनरेटर दैट रिड्यूस द पावर आउटपुट। अच्छा, उसमें कुछ टाइप के फ्रिक्शन लॉसेस हो सकते हैं जो कि कन्वर्जन एफिशिएंसीज ऑफ टरबाइन एंड जनरेटर के जिसकी वजह से जो पावर आउटपुट है वो रिड्यूस हो सकती है। Tidal engineering practice based on studies at various tidal sites has revealed that the optimal annual energy production is only 30% of the average theoretical power calculated above. तो जो कैलकुलेट करते हैं theoretical power, लेकिन जो एक्चुअल ऑप्टिमल एनर्जी प्रोडक्शन है वो तकरीबन उसका 30% जो है वो एवरेज में ले सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। A simple single basin type tidal power plant has a basin area of 22 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बेसिन एरिया है और उसका जो एरिया है वो तकरीबन 22 किलोमीटर स्क्वायर है। द टाइड हैज अ रेंज ऑफ 10 मीटर। हम ये कह रहे हैं कि जो टाइड है उसकी रेंज जो है वो तकरीबन 10 मीटर है। सो द टरबाइन स्टॉप ऑपरेशन व्हेन द हेड ऑन इट फॉल्स बिलो 3 मीटर, और टरबाइन तब स्टॉप कर जाएगी काम करना कि जब उसका हेड होगा वो फॉल कर जाएगा 3 मीटर तक। ठीक है, सो कैलकुलेट द एवरेज पावर जनरेटेड ड्यूरिंग वन फिलिंग या एम्प्टिंग प्रोसेस इन मेगावाट इफ द टरबाइन जनरेटर एफिशिएंसी 74%। कि टरबाइन की जो जनरेटर एफिशिएंसी है वो अगर 74% है तो हमने इसकी जो एवरेज पावर जनरेटेड है वो कैलकुलेट करनी है और फिलिंग और एम्प्टिंग प्रोसेस के लिए। तो टेक स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सी वाटर एट 1025। तो हमें अंदाजा है कि जो फॉर्मूला है वो है एनर्जी पोटेंशियल का E ऑफ एच इक्वल टू ए रो जी, और हमें अंदाजा है कि जो उसकी हाइट है वो है फ्रॉम 3 to 10 मीटर। तो हम ले सकते हैं फ्रॉम 3 to 10 जी। इसको जब फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 1/2 ए रो जी, ये हमारे पास आर आ गया। और ये किस फार्मूले के तहत कर रहे हैं ये मैं आपको बता दूं, इस फार्मूले के तहत। ठीक है, तो 1/2 ए रो जी और दिस इज आर, क्योंकि आर स्क्वायर है फार्मूला में, तो 10 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो हमें पता है ए इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर, ये जो है। ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर्स में। तो जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 22 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 6 जो इसमें है वो ऐड हो जाएगा। रो जो है वो है 1025 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, और जी जो है वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एवरेज पावर जो है वो P ऑफ एच इक्वल टू W अपॉन टाइम है। तो हम इसको कर सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाई ये वो जो 22,350 जो हमने लास्ट स्लाइड में चेक किया सेकंड्स में, और मल्टीप्लाई बाई दिस ए मल्टीप्लाई बाई दिस रो और मल्टीप्लाई बाई जी, और ये साथ में ये वाला जो सेक्शन है वो भी इसमें ऐड हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल जो हमें P मिला वो मिला है 450.3 मेगावाट। अच्छा, अब हम टरबाइन एफिशिएंसी, अभी ये तो हमें मिला है कंप्लीट पावर, लेकिन क्योंकि टरबाइन की जो एफिशिएंसी है वो है 74%, तो अब हमें इस 74% पर चेक करना है कि जो पावर है आउटपुट वो कितनी है।
तो 74% के साथ P इज इक्वल टू 450.3 मल्टीप्लाई बाई 74 डिवाइड बाई 100, तो हमारे पास जो पावर आ जाती है एक्चुअल एवरेज पावर वो आती है 333.22 मेगा वॉट। अब बात करते हैं कि एनर्जी जो है वो डबल साइकिल सिस्टम में कैसे होगी। इससे पहले सिंगल बेसिन था, अब डबल बेसिन। तो इन अ डबल इफेक्ट सिस्टम एज शोन इन दिस फिगर, the energy available in tide sea water is converted into electrical energy during flood tide, जैसे rising tide है जिसको हम rising कहेंगे, कि जब सी का लेवल ज़्यादा होगा और बेसिन का लेवल कम होगा, और जो वाटर है वो हम देख रहे हैं कि वो मूव करता है फ्रॉम सी टू बेसिन की तरफ, तो इसको हम कहेंगे राइजिंग टाइड है। और इसके अलावा व्हेन द बेसिन इज फिल्ड और ऑल्सो ड्यूरिंग द एप टाइड, फॉलिंग टाइड, और इसके अलावा कि इसके अंदर ये होगा कि डबल साइकिल, सॉरी इसमें बेसिन दो नहीं होंगे, बेसिन एक ही होगा, लेकिन साइकिल डबल होगा। मतलब कहने का ये होगा वो सी से बेसिन की तरफ भी वाटर जा सकेगा और बेसिन से सी की तरफ भी आ सकेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा, ड्यूरिंग द एप टाइड, जिसको हम फॉलिंग टाइड कह रहे होंगे, जब बेसिन इज एम्प्टीड होगा, तो हम ये देखेंगे कि जो फॉलिंग टाइड के अंदर बेसिन एक्स्ट्रा है, कंप्लीट है और सी लेवल नीचे है, तो ये टरबाइन और जनरेटर को हम देखें कि अब जो वाटर का जो साइकिल है वो फ्रॉम मूविंग फ्रॉम दिस बेसन टू दिस सी साइड। तो ये राइजिंग टाइड और फॉलिंग टाइड, ये दो टाइप्स के इसमें साइकिल हैं। तो सो फ्लो वाटर थ्रू द टरबाइन ड्यूरिंग राइजिंग एंड फॉलिंग टाइड इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो कॉमन सी बात है, एक ये डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और दूसरा जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। फॉर दिस रीजन आर रिवर्सेबल वाटर टरबाइन इज यूज। इस रीजन के लिए जो रिवर्सेबल वाटर टरबाइन है वो इस्तेमाल की जाती है, विच एक्ट्स एज अ टरबाइन फॉर ईदर डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ताकि वो किसी भी जो डायरेक्शन है उसकी फ्लो के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रिवर्स या फॉरवर्ड। So energy and power in a double cycle system. So during rising tides, a large quantity of water flows into the basin through the turbine by opening the channel gate. जैसे channel gate खोलते हैं, तो गेट के खोलने से जो वाटर है वो फ्लो करता है फ्रॉम सी टू बेसिन। तो फिलिंग ऑफ द बेसिन कंटिन्यूज अलोंग विद द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो जैसे जैसे जो बेसिन है वो फिल होता जाएगा, उससे इलेक्ट्रिक पावर है वो जनरेट होती जाएगी, until the tide water levels of the sea and the basins become equal, हत्ता के जो टाइड का जो वाटर लेवल है वो समंदर का और जो बेसिन का इक्वल हो जाएगा। एट दिस पोजीशन द स्लुइस गेट इज क्लोज्ड। तो इस पोजीशन पे आकर जो गेट था, चैनल गेट था, उसको क्लोज कर दिया जाएगा। सब्सिक्वेंटली ड्यूरिंग फॉलिंग द टाइड वाटर फ्रॉम द बेसिन फ्लोज इनटू द सी। तो जो फॉलिंग टाइड है उसमें अंदर क्या होगा कि जो वाटर है वो फ्लो करेगा फ्रॉम बेसिन towards the sea through the turbine and electric power is generated। तो उसमें जो रिवर्स होगा, डबल साइकिल है, रिवर्स की वजह से जो पावर जो है वो जनरेट होगी। एज द वाटर लेवल इन द बेसिन ड्रॉप्स, जैसे ही वाटर लेवल बेसिन ड्रॉप होगा, ए पॉइंट इज रीच्ड वेयर द डिफरेंस इन वाटर लेवल्स बिटवीन द सी एंड द बेसिन बिकम्स टू स्मॉल टू जनरेट पावर। तो वो वही दोबारा इक्वल लेवल पे आ जाएंगे, या पानी का लेवल इतना कम रह जाएगा तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट नहीं हो सकेगी। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द जनरेटिंग यूनिट्स आर शट डाउन। इस पॉइंट पर जो जनरेटिंग यूनिट्स हैं वो शट डाउन हो जाएंगे। तो द बेसिन इज अगेन फिल्ड ड्यूरिंग राइजिंग टाइड एंड द साइकिल रिपीट्स टू कन्वर्ट टाइड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक पावर। तो एनर्जी एंड पावर इन ए डबल साइकिल सिस्टम, जैसे कि हमने देखा प्रीवियस इक्वेशन में कि द एवरेज पावर जनरेटेड ड्यूरिंग वन फिलिंग ऑफ द बेसिन इज Pf इज इक्वल टू 225 AR² किलोवाट। अच्छा, ये है सिंगल का। अब आगे चलते हैं सिंगल साइकिल का। तो ड्यूरिंग द एम्पटिंग प्रोसेस ऑफ द बेसिन द सेम अमाउंट ऑफ पावर इज जनरेटेड। तो इसी तरीके से जब साइकिल रिवर्स होगा तो उसमें भी सेम अमाउंट ऑफ जो पावर है वो जनरेट होगी। तो दस द एनर्जी पोटेंशियल अवेलेबल ड्यूरिंग द फिलिंग एंड एम्पटिंग ऑपरेशन इज गिवन बाय, वो कैसे होगी, E ऑफ F, मतलब जो राइज है उसके लिए, और E ऑफ E जो है वो एम्प्टी के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने फॉर्मूला पहले ड्राइव किया था, A रो G R² अपॉन 2 प्लस सेम अमाउंट A रो ऑफ G R² अपॉन 2, जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी
ए रो जी आर स्क्वायर, ये डिवाइड बाई 2 जो है हाफ जो था ना वो खत्म हो गया। So the theoretical average power generated in a double effect single basin, ठीक है, बेसिन भाई सिंगल ही है, कहीं एक जगह पे मैं शायद कह बैठा हूँ डबल बेसिन, लेकिन ये बात सिंगल बेसिन पे है सिंगल बेसिन लेकिन डबल साइकिल है, ये डबल इफेक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि एवरेज पावर सिस्टम की डबल इफेक्ट पे क्या होगी, P ऑफ F प्लस P ऑफ E इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई दिस वैल्यू, तो वो हो जाएगी 225 AR स्क्वायर किलोवाट। तो मल्टीप्लाई करेंगे जब इस दोनों को तो हम कह सकते हैं it will convert to 450 AR square kilowatt. So the double effect tidal power plant generates double energy per tidal cycle. So it is 100% more efficient than the single effect plant. अब बात करते हैं ईयरली पावर जनरेशन फ्रॉम टाइडल प्लांट के। टाइडल प्लांट से अगर हम ईयरली पावर जनरेशन करें तो कैसे करेंगे? टू हार्नेस टाइडल एनर्जी फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, डबल साइकिल जो है वो मोस्ट सुटेबल है, मोस्ट बेहतर है ज़्यादा। तो रियल सेंस में जो टाइडल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सी वाटर है। तो फॉर फिलिंग द बेसन सी वाटर गेन्स पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू लोनार ग्रेविटेशनल पुल। अच्छा, अब ये जो फिलिंग बेसन को फिल करने के लिए हमें पता है कि जो सी वाटर है वो गेन उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, और वो जो गेन करता है वो ल्यूनार ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। और इसी तरीके से वाइल फॉर द एम्पटिंग प्रोसेस द बेसिन वाटर फ्लोज आउट ड्यू टू द ग्रेविटी एक्शन ऑफ द अर्थ। अच्छा, पहले में क्या है कि फिलिंग द बेसिन करने के लिए ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द ल्यूनार, लेकिन जो एम्पटिंग प्रोसेस करने के लिए बेसिन वाटर फ्लो करेगा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल एक्शन ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट पॉइंट है कि द एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम अ टाइडल प्लांट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। अच्छा, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एक पहला फैक्टर है कि टाइडल रेंज, कि जो टाइडल की रेंज है वो क्या है, और जो दूसरा है पॉइंट है वो है कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर अकोमुलेटेड इन द बेसन, कि जो बेसन है उसमें कितना जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो अकोमुलेट हो सकता है या उसमें इकट्ठा हो सकता है। तो टाइडल एनर्जी इज द स्लोली इंक्रीजिंग हाइड्रो एनर्जी ड्यूरिंग फिल ऑफ द बेसन एंड आफ्टर द पीरियड ऑफ द नियरली 3 आवर्स इट अटेन इट्स पीक वैल्यू। जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जाता है और तकरीबन 3 घंटे के नॉर्मली तो तकरीबन पीक वैल्यू तक पहुंच जाता है, लेकिन वो बेस करता है, याद रखें, 2 फैक्टर्स पे, एक तो टाइड्स की रेंज और दूसरे नंबर पे बेसन की अकोमुलेटेड वाटर वॉल्यूम की जो कैपेसिटी। सो व्हेन द टाइड रिसीड्स, जब वो टाइड रिसीड्स करती हैं तो वाटर इज अलाउड टू फ्लो फ्रॉम बेसिन टू सी, कि टाइड जब नीचे चली जाती हैं तो वाटर जो है वो अलाउ होता है फ्रॉम बेसन से वापस सी में आने के लिए। तो इट इज देन स्लोली decreasing hydro energy and attain its lower value when the turbine stop after a period of 3 hours. तो 3 घंटे उधर और 3 घंटे इधर, 6 घंटे पूरे हो गए। Thus the energy available from a tidal plant can be calculated in a similar as for hydroelectric plant. अब बात करते हैं yearly power generation from tidal plants. So yearly power generation from tidal plants, assuming the following: H is equal to tidal range, that is the difference between the maximum and minimum water level in the basin, जिसको हम एक्सप्रेस करेंगे इन मीटर। V is equal to volume of the water that can be contained in the basin, it will be expressed in meter cube। A is equal to mean base area of the basin, it will express in meter। So V is equal to AH, or let Q be the average quantity of water in cubic meter per second that flows in or flows out from the basin। Therefore हम कह सकते हैं Q is equal to A of H upon T, और इसमें T क्या है, where T is the total time in seconds required for filling or emptying the basin। So theoretically work done by Q के quantity of water following through H dash, H dash का मतलब है कि ये पहले टाइडल रेंज है, अब हम इसको आगे उस पर ले गए, फॉलोइंग ऑफ क्वांटिटी मतलब वर्क डन जो हो चुका है जिससे, ठीक है, क्यू जिसको हम इससे कह रहे हैं। तो मीटर इज गिवन बाय W इज इक्वल टू रो क्यू एच बार किलोग्राम मीटर। फर्दर तो पावर जनरेटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम P इज इक्वल टू रो क्यू एच बार डिवाइड बाय 75
ये अब हम इसको ईटा बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, HP। अच्छा, अब इसमें ये क्या क्या वैल्यूज हैं। रो जो है वो हमें पता है सी वाटर, जो कि ग्रेविटी है, डेंसिटी है 1025 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है। अच्छा, अब हम आ गए हॉर्स पावर में। तो वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू 75 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और ईटा जो है वो है हमारे पास है एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। तो हम जब इसमें ईटा इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हम कैसे करेंगे, हेंस P इज इक्वल टू रो क्यू एच बार डिवाइड बाई 75 ईटा मल्टीप्लाई बाई 0.736, और 0.736 किलोवाट जो है वो हमें पता है कि ये जो 1 हॉर्स पावर है ये 736 वाट के बराबर है, क्योंकि हॉर्स पावर में है तो हॉर्स पावर का हमने इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लिया। अब टोटल एनर्जी पर टाइडल साइकिल क्या होगी, फ्रॉम 0 टू टी पी डी टी, और ये जो P है ये क्या है, 0 टू टी रो क्यू एच बार डिवाइड बाई 75 ईटा मल्टीप्लाई बाई 0.736 डी टी, जो इंटीग्रेशन में आ गई वैल्यू। सो देर आर ऑन एवरेज, एवरेज जो है वो तकरीबन 705 टाइडल साइकिल जो है वो ईयर में अवेलेबल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ईयरली पावर जनरेशन फ्रॉम अ टाइडल प्रोजेक्ट इज 0 टू टी रो क्यू एच बार अपॉन 75 ईटा मल्टीप्लाई बाई ये किलोवाट और मल्टीप्लाई बाई ये 705 टाइडल साइकिल। तो इन द फाइनलाइजेशन ऑफ द दिस डेरिवेशन, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर P is equal to 1025 multiply by 0.736 multiply by 705 upon 75, और जो अंदर की वैल्यू बचती है वो ये वाली बच जाएगी 0 to T Q H बार ईटा डी टी, मतलब इस एरिया को कॉमन निकाल लिया। तो आफ्टर द सॉल्यूशन द फाइनल फॉर्म इज 10.06 मल्टीप्लाई बाय 705 ईटा 0 to T Q H बार डी टी। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। For a tidal station, the basin area of a tidal project is 0.72 square kilometer, with a difference of 6 meter between the high and low water levels. तो low और high water level का जो difference है वो 6 meter है। The average available head is 5 meter. The system generate electric power for 4 hours in each cycle. हर साइकिल में तकरीबन 4 घंटे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो 80% है। तो कैलकुलेट द पावर इन किलोवाट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, द ईयरली आउटपुट पावर दोनों निकालनी है। डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1025 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द बेसिन हमें पता है कि ए एच है, और ए एच जो है ए हमारे पास 0.72 है, और 0.72 को हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर्स में, तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6, और जो h है वो हमारे पास 6 मीटर गिवन है, तो इसको हम लिख रहे हैं 6 मीटर क्यूब। तो एवरेज डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू ए एच अपॉन टी, तो दिस इज द ए एच, और टी हमें पता है कि 4 घंटे हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 घंटों को हम कन्वर्ट कर लें सेकंड्स में, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3600 सेकंड, तो ये टोटल वैल्यू बनती है हमारे पास डिस्चार्ज की मीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से। दैट वन इज दी 300 मीटर क्यूब पर सेकंड। सो अब पावर निकालें। पावर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, P इज इक्वल टू रो क्यू एच बार अपॉन 75 मल्टीप्लाई बाई ईटा मल्टीप्लाई बाई 0.736 किलोवाट। तो हमारे पास वैल्यूज गिवन है, Q हम निकाल चुके हैं 300, 1025 और 5 और 75 ये भी अवेलेबल हैं। तो फाइनल आंसर हमारे पास आता है 120.95 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 2 किलोवाट। अब हम निकालेंगे एनर्जी जनरेटेड पर टाइडल साइकिल, जो हमें पता है कि एक साइकिल 4 घंटे का है, तो 120.95 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई ये 4 किलोवाट, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर 4 आवर की है, तो 4 किलोवाट आवर, तो ये बन जाती है 480.80 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 2 किलोवाट आवर। अब हमने निकालना है ईयरली, तो ईयरली निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ टाइडल साइकिल्स इन ईयर इज इक्वल टू 705 होते हैं। तो ईयरली जनरेशन कितनी बन जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 705 से, तो द फाइनल आंसर इज 341.08 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 5 किलोवाट आवर। तो ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है फॉर द ईयरली आउटपुट पावर। सो डेवलपमेंट ऑफ ए टाइडल पावर स्कीम क्या है। फॉर ए फेवरेबल टाइडल पावर डेवलपमेंट, a site must have a large tidal range। उसकी जो रेंज है वो लार्ज होनी चाहिए, अच्छी
टाइडल पावर डेवलपमेंट के लिए, and must be capable of storing a large quantity of water for energy production with minimum dam and dike construction। तो जो भी वो डाइक बनानी है और जो डैम बनाना है उसके लिए एनर्जी प्रोडक्शन है वो लार्ज क्वांटिटी जो है वाटर की स्टोर कर सके। फॉर अचीविंग अ हाई स्टोरेज कैपेसिटी द साइट शुड बी लोकेटेड इन अ एस्टुअरी और अ क्रीक, मतलब ऐसे एरियाज पे हों कि जो कि किसी पहाड़ी सिलसिले के दरमियान में, मतलब ऐसे कुछ एरियाज भी हैं समंदर के जहां पर क्रीक का जो एरिया है वो मौजूद होता है। तो हाई स्टोरेज कैपेसिटी के लिए साइट जो है वो वहां पर मौजूद हो जहां पर दो एरियाज पे समंदर जो है आपके दरमियान में मिल रहा हो, मतलब दोनों साइड पर जो है वो हार्ड लैंड हो और दरमियान में पानी हो। तो साइट शुड बी नियर टू लोड सेंटर टू मिनिमाइज द ट्रांसमिशन रिक्वायरमेंट्स। तो जहां पर जो ग्रिड्स हैं वो अवेलेबल हों या जो लो भी लोड उससे चलाना है वो करीब हों ताकि जो ट्रांसमिशन रिक्वायरमेंट्स है वो कम से कम हों। तो सजेस्टेड अप्रोच है टू द डेवलपमेंट ऑफ अ टाइडल पावर स्कीम लीडिंग टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइडल पावर प्लांट। तो जो सजेस्टेड पावर है डेवलपमेंट की टाइडल पावर प्लांट की वो क्या हो सकती हैं? प्री फिजिबिलिटी स्टडी कि जिसमें एक्विजिशन ऑफ डाटा सच एज टाइड्स, लोकल टोपोग्राफी, इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो जो पहली रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि डाटा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए कि टाइड्स का क्या डाटा है, हाइट्स वगैरह का, लोकल टोपोग्राफी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी है फिजिबिलिटी स्टडी। इट कंप्रोमाइज मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रिलिमिनरी एनर्जी कंप्यूटेशंस हैं, फाउंडेशन इन्वेस्टिगेशंस हैं, हाइड्रोलिक मॉडल स्टडीज हैं, डिटेल एनालिसिस ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ ऑपरेशन है। नंबर थर्ड पे डिटेल डिजाइन, प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिफिकेशंस एंड टेंडर डॉक्यूमेंट्स, और नंबर चार है कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट। तो सबसे पहले प्री फिजिबिलिटी स्टडी क्या है? द फॉलोइंग मैप्स, charts, data, and information about the scheme site needed to be collected during the pre-feasibility study। जैसे लोकल लैंड एरिया मैप, सर्वे ऑफ या इंडिया हो या पाकिस्तान हो या इसके अलावा कोई भी कंट्री हो, हाइड्रोग्राफी चार्ट्स, हिस्टोरिकल डाटा ऑन टाइड्स एंड टाइडल करंट्स, जो टेक्निकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सी बेड एंड कोस्टल रीजन इन द स्टडी एरिया, टिपिकल वेदर कंडीशंस क्या हैं, रेनफॉल, विंड एंड वेव डाटा, नियरेस्ट हाई वोल्टेज सब स्टेशन फॉर connecting the generated electric power with the state grid।